बीए तृतीय वर्ष के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र में यूनानी भूगोल वेत्ताओं का भूगोल के विकास में योगदान के बारे में जाना। इसमें हमने होमर एवं हिकैटियस का भूगोल के विकास में क्या योगदान है उसको हम लोगों ने जाना। अगले जो यूनानी विद्वान हैं जिनका भूगोल के विकास में योगदान रहा है वह हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस का जन्म एशिया माइनर के दक्षिण पश्चिम में स्थित आयोनिया प्रदेश के हेरी काटनेस नगर में 484 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये प्राचीन काल के महान यात्री व अन्वेषक थे। ये एक इतिहासवेत्ता थे, किंतु भूगोल में भी इन्हें विशेष रुचि थी। इन्होंने अपने जीवन के लगभग 20 वर्षों तक उस समय के ज्ञात विश्व के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। अपने प्रवास काल में इन्होंने कैस्पियन सागर तटों, भूमध्य सागर तटीय तटों एवं द्वीपों, लीबिया, मिस्र, टर्की, ग्रीस, रूस के स्टेपी प्रदेश, इराक तथा ईरान आदि को देखा तथा भौगोलिक ज्ञान प्राप्त किया एवं उनका विवरण प्रस्तुत किया। इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें इतिहास के साथ साथ 1/3 से भी अधिक औद्योगिक वर्णन है। यूरोप के दक्षिणी भागों के बारे में हेरोडोटस की जानकारी अधिक थी, जबकि उत्तरी तथा पश्चिमी यूरोप के बारे में जानकारी बहुत कम थी। हेरोडोटस ने यूरोप को एशिया से बड़ा बताया तथा इसका विस्तार एशिया एवं लीबिया के विस्तार से भी अधिक है। यह बात सीमित ज्ञान का परिचायक है। इन्होंने अपने यात्रा वर्णनों में यूराल, काकेशस पर्वत एवं कैस्पियन सागर का उल्लेख किया है। ईस्टर्न नदी, जो वर्तमान में डेन्यूब नदी है, के बारे में इन्होंने बताया कि यह नील नदी के समानांतर तथा समान दिशा में प्रवाहित है तथा इक्वेशन अर्थात काला सागर में गिरती है। इनकी यह विचारधारा भी गलत थी। हेरोडोटस ने मिस्र तथा नील नदी का वर्णन करते हुए लिखा था कि नील नदी महत्वपूर्ण नदी है तथा मिस्र इसका देश है। नील नदी के तट पर स्थित एलिफेंटाइना तक की यात्रा इन्होंने नाव द्वारा तय की। लाल सागर द्वारा होने वाले व्यापार का वर्णन भी इन्होंने किया। पश्चिमी तटीय भागों में निवास करने वाली जाति का उल्लेख भी किया। अफ्रीका के उत्तरी भाग के सहारे एटलस पर्वत से नील नदी तक के विस्तृत क्षेत्र को
कृषक तथा कुछ जनजातियों का क्षेत्र बताया। हेरोडोटस ने अधिकांश एशिया को इक्वेशन सागर अर्थात काला सागर, कैस्पियन सागर तथा अरेक्सस नदी के दक्षिण में स्थित माना। हेरोडोटस ने बताया कि एशिया के अधिकांश भागों की खोज पारस साम्राज्य के विस्तार काल में हुई है। इस साम्राज्य को इन्होंने 20 साम्राज्यों में विभाजित किया। भारत एवं वहां के निवासियों का पूर्ण ज्ञान नहीं था। हेरोडोटस को सर्वाधिक यात्रा ख्याति मिलने का कारण इनका ज्ञात विश्व मानचित्र था। ये न तो गणितज्ञ थे और न ही नक्षत्रवेत्ता, लेकिन इन पर महान दार्शनिक एवं गणितज्ञ पाइथागोरस के विचारों का प्रभाव अवश्य पड़ा था। ये उस समय के प्रथम विद्वान थे जिसने पृथ्वी को गोलाकार या वृत्ताकार नहीं माना। इन्होंने पृथ्वी को चपटा माना तथा इस पर जल, थल, नदी एवं अन्य तथ्यों को दिखाया। इनके विश्व मानचित्र में भूमध्य सागर के चारों ओर प्रदेश दिखाई गए हैं। यद्यपि हेरोडोटस द्वारा दिए गए विश्व मानचित्र में बहुत सी त्रुटियां थीं, फिर भी इसने प्रथम बार कई महत्वपूर्ण तथ्यों को सही प्रदर्शित किया। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि भूगोलवेत्ता न होते हुए भी भूगोलवेत्ताओं के लिए मानचित्र बनाकर महत्वपूर्ण कार्य किया। तो ये था हेरोडोटस का भूगोल के विकास में योगदान। अब हम अगले यूनानी भूगोलवेत्ता की बात करते हैं जो अरस्तु हैं। अरस्तु का भूगोल के विकास में क्या योगदान है, इसके बारे में हम जानेंगे। अरस्तु मुख्य विचारक प्लेटो के शिष्य थे। इनका जन्म एशियन सागर के उत्तरी पश्चिमी तट पर स्थित स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। इनके पिता एक चिकित्सक थे। अरस्तु अपने गुरु के समान ही महान दार्शनिक एवं विज्ञानवेत्ता थे। इसके साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक, तार्किक, राजनीतिज्ञ, जैव वैज्ञानिक तथा साहित्यिक आयोजक थे। वह हेरोडोटस की भांति एक यात्री भी थे जिसने वर्षों तक दूर प्रदेशों की यात्राएं की। अरस्तु ने भूगोल विषय पर कोई लेख या ग्रंथ तो नहीं लिखा, किंतु इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रह्मांड दर्शन तथा मौसम विज्ञान के माध्यम से भूगोल की विभिन्न शाखाओं के संबंध में सराहनीय कार्य किया। इनकी बुद्धिमत्ता के कारण ही इन्हें विज्ञान का जनक कहा जाता था। अरस्तु के भौगोलिक योगदान को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। गणितीय भूगोल के रूप में योगदान, इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार बताया। पृथ्वी को गोलाकार आकृति के कारण ही इन्होंने बताया कि जब हम उत्तर से दक्षिण यात्रा करते हैं तो तारों की स्थिति बदल जाती है। यात्रा करते समय क्षितिज भी बदल जाता है। अरस्तु ने
पृथ्वी की परिधि 4 लाख स्टेडिया बताया। एक स्टेडिया बराबर 0.185 किलोमीटर होता है। यह जो स्टेडिया है वह ग्रीक स्टेडिया है, जो यूनान की लंबाई नापने की एक इकाई है। अब हम बात करते हैं अरस्तु का भौतिक भूगोल में योगदान। अरस्तु ने अपने ग्रंथ ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, उनकी आकृति एवं गति, पृथ्वी की आकृति एवं विस्तार का वर्णन प्रस्तुत किया। इसी प्रकार मौसम विज्ञान में भी विभिन्न स्थानों पर ऐसे वर्णन प्रस्तुत किए जिससे भौतिक भूगोल का ज्ञान प्राप्त होता है। इन्होंने विभिन्न जलवायु खंडों का निर्धारण किया। इन्होंने तापमान के आधार पर पृथ्वी को 3 जलवायु खंडों उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध एवं शीत कटिबंध में विभाजित किया। तापमान, ओस, कोहरा, पाला, संघनन, बादल, ओला, हिम, विद्युत गर्जन आदि को मौसम का आवश्यक तत्व माना। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऋतु परिवर्तन, भूकंप तथा ज्वालामुखी आदि का भी विवरण दिया। अब हम बात करते हैं अरस्तु का मानव भूगोल में योगदान। तो अरस्तु ने विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों पर भौगोलिक स्थिति के प्रभाव की व्याख्या की। स्थिति के प्रभाव को स्पष्ट करते समय इन्होंने बताया कि यूरोपीय लोग ठंडे क्षेत्रों के कारण बहादुर होते हैं, जबकि वे चिंतनशील एवं कुशल नहीं हैं। इसके विपरीत एशियाई लोग चिंतनशील एवं कुशल होते हैं। इन्होंने मानव बसाव की दृष्टि से पृथ्वी को बसी हुई, बसाव के योग्य तथा बसाव के अयोग्य बताया। इस प्रकार से इनका विभाजन 3 प्रकार से रहा। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऐतिहासिक तथा राजनीतिक भूगोल पर भी प्रकाश डाला। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे अगले विद्वान अर्थात इरेटोस्थेनीज के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।